ही का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। आज मनी सेंट्रल आपको थोड़ा नया नया दिख रहा होगा। हम लगातार पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। आज के नए में है आज का सेट। आज आपको मनी सेंट्रल इस नए सेट से मैं और अंशुमान जी लेकर आए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। अंशुमान जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी खबरें ऐसी हैं जो हमारे शो का हिस्सा हैं। शुरुआत करेंगे ट्राई की एक खबर से और आज की सबसे बड़ी खबर होगी अदानी अब नया क्या करने वाले हैं। किसानों के खाते में जाएंगे पहले से ज्यादा पैसे, अमीर कैसे छुपा रहे अपनी संपत्ति। नतीजे आए हैं 2 बड़ी कंपनियों के, इनका विश्लेषण करेंगे। HUL के और एशियन पेंट्स के नतीजे हैं और चलते चलते आपको सुनाएंगे एक अरमानों की और चिट्ठी। बजट जितना करीब आ रहा है, चिट्ठियां उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आज एक निर्यातक ने लिख भेजी मनी 9 को अपनी चिट्ठी, जो कहना चाहता है वित्त मंत्री से अपने अरमान। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का विश्लेषण और पहली खबर आज है ट्राई से जुड़ी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की तरफ से मोबाइल फोन पर कॉलर आईडी को जरूरी करने के नियम का टेलीकॉम कंपनियां विरोध कर रही हैं। रिपोर्ट की माने तो टेलीकॉम कंपनियां कॉलर आईडी की वैधता को खर्च बढ़ाने वाला कदम मान रही हैं और साथ में कंपनियों ने उपभोक्ताओं की निजता को लेकर भी पक्ष रखा है। ट्राई ने पिछले साल नवंबर में कॉलर आईडी पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और टेलीकॉम कंपनियों की राय मांगी थी। सर, क्यों इतना मुश्किल कदम मान रही हैं टेलीकॉम कंपनियां इसको? शुभम, मनी सेंट्रल में आप सारे दर्शकों का स्वागत है इस नए सेट के साथ। आज शुभम की भी कुछ तबीयत गड़बड़ है, लेकिन इसके बाद भी वो खड़े होकर आपके सामने शो कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनीज ने TRI के सामने 2 महत्वपूर्ण आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उसमें पहली आपत्ति लागत से जुड़ी हुई है। ये जो नई व्यवस्था है, जो नई सेवा जिसको CNAP कहा जा रहा है, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन ऑन मोबाइल, यानी अगर आपके मोबाइल पर कोई फ़ोन करेगा तो उसका नाम उसमें दिखाई देगा। इसके लिए मोबाइल कंपनियों का कहना है कि एक नए तरीके की डिवाइस की ज़रूरत है और उस डिवाइस की कैपेबिलिटी बनाने के लिए उन्हें बड़ा खर्च आएगा। जैसे रिलायंस जियो ने कहा है कि भारत में करीब 375 मिलियन यूज़र्स हैं, जिनमें 350 मिलियन मोबाइल नॉन ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं और 25 मिलियन वायरलाइन यूज़र्स हैं। उन्हें इस CNAP सर्विस का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनके पास CNAP इनेबल्ड डिवाइसेस नहीं हैं। वो डिवाइसेस नहीं हैं जिनमें ये सुविधाएँ लगाई जा सकें और फिलहाल कंपनियाँ इतनी लागत उठाने को तैयार नहीं है 5G के कारण कि वो इसे शुरू कर सकें। TRI की कोशिश ये थी कि ट्रू कॉलर जैसी सुविधा को स्थायी रूप से टेलीकॉम नेटवर्क का हिस्सा बना दिया जाए, यानी आपके पास जो भी कॉल आ रही है वो कॉलर करने वाले का आइडेंटिफिकेशन आपको नेटवर्क सुविधा के तौर पर मिल जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बाकी कंपनियों ने उठाई है, उनका यह कहना यह है कि ये जो फीचर है, इस फीचर से लोगों की निजता भी प्रभावित होने का खतरा है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि उनका नाम कॉल के साथ सामने जाए। तो इसमें एक दूसरा इशू ये भी है। वोडाफोन ने यह कहा है कि CNAP एक ऐसा फीचर है जो कुछ खास तकनीकों के साथ चलता है, खासतौर से LTE तकनीकों के साथ चलता है। 2G और 3G नेटवर्क में जो पुराने नेटवर्क हैं उनमें इसे लागू करने में दिक्कत आएगी। यानी कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन की जो पूरी व्यवस्था है वो फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर की तरफ से कंपनियों की आपत्ति के कारण थोड़ी मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। चलिए अगली खबर बजट से जुड़ी। इस बार के बजट में किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा हो सकती है। रिपोर्ट की माने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर दी जाने वाली राशि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक इस योजना के तहत हर साल किसान को 6000 रुपए मिलते हैं और संभावना है कि इस राशि को बढ़ाकर 8000 रुपए किया जा सकता है। सर, सरकार इसे बढ़ाना चाहेगी और बढ़ाती है तो कितना अतिरिक्त खर्च आएगा? सरकार इस तैयारी में है और इस बार बजट में यह बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी तक स्पष्ट रूप से तैयारी नहीं है बजट में इसका कितना प्रोविजन होगा हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन पिछले साल के बजट में अगर आप देखें 2022-23 के बजट के संशोधित अनुमान के हिसाब से शुभम, तो करीब 68,000 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के तहत रखी गई थी, जिसमें 2-2 रुपए की 3 किश्तें मिलती हैं। अब सरकार का प्रस्ताव है, जैसे संकेतों से पता चल रहा है कि सरकार का प्रस्ताव है कि अब 8,000 रुपए साल में किसान के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी 2,000 रुपए की एक किस्त और जोड़ी जाएगी। करीब 8.42 करोड़ किसानों के खाते अभी फिलहाल इस प्रोत्साहन योजना से जुड़े हुए हैं, इसका हस्तांतरण
वितरण किया जा रहा है, लेकिन 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त के बाद सरकार को पीएम किसान निधि योजना में आवंटन बढ़ाना पड़ेगा। वो आवंटन कितना बढ़ेगा, कितने किसानों को इसके दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि हमने जब शुरुआत से देखा था तो 2021-22 में 10 करोड़ के आसपास किसान इसमें शामिल हुए थे। फिर बाद में कई सारे खातों की छटनी हुई थी, आपको याद होगा, और कई सारे फेक खाते निकाले गए थे, और उसके बाद अब घटकर उनकी संख्या 8.42 करोड़ हो गई है। 8.42 करोड़ किसानों को दिया जा रहा है। लेकिन ये खबर और ये घोषणा बजट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल, अगर 8 करोड़ किसानों को 8,000 रुपए भी दिए जाते हैं तो 64,000 करोड़ रुपए काफी बड़ा बजट हो जाएगा। मनरेगा के ठीक ठाक, मनरेगा के बराबर जैसी एक स्कीम हो जाएगी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक खास स्टडी सामने आई है। देश के अमीर परिवार अपनी संपत्ति के मुकाबले कम आय दर्शाते हैं और इनकम टैक्स जितनी देनदारी होती है उसके मुकाबले कम चुकाते हैं। स्टडी में कहा गया है कि हाल के कुछ वर्षों के दौरान सरकार की तरफ से अमीरों की अघोषित कमाई को बाहर निकालने के लिए उठाए गए कदमों का असर जरूर पड़ा है, लेकिन साथ में अमीरों की तरफ से अपनी कमाई को छुपाने का ट्रेंड भी बढ़ा है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चुनाव लड़ने वाले अमीर परिवारों के सदस्यों की तरफ से चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। सर, और क्या कुछ खास बताती है ये रिपोर्ट? भारत के अमीरों को लेकर हाल फिलहाल में कई सारी अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं। हमने ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी, जिसके आधार पर हमें पता चला कि भारत में आय असमानता कितनी है। इसके अलावा नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट टैक्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में जो एवरेज टैक्सेबल इनकम है, जो भारत के बॉटम 10% परिवारों की है, वो और जो 170 टॉप लोग हैं उनकी इनकम की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में कई सारी खामियां हैं। ये माना जा रहा है कि अपनी संपत्ति की घोषणा करने में, कमाई से ज़्यादा अपनी संपत्ति की घोषणा करने में भारत के प्रमुख सुपर रिच या धनी लोग नियमों में जो पेच है उनका लाभ उठाते हैं और पूरी संपत्ति घोषित नहीं करते हैं, और संपत्ति न घोषित होने के कारण उन पर प्रॉपर टैक्सेशन नहीं हो पाता है। अच्छा, ये समस्या शुभम पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में अलग अलग जगह ये समस्याएं बार बार निकल कर आती हैं कि जो सुपर रिच और संपत्ति रखने वाले लोग हैं वो कमाई और वेल्थ के बीच बहुत सारी चीज़ें छिपा लेते हैं। जैसे कि आप जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और अगर उसे बेच नहीं रहे हैं, उसको मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो संपत्ति तो बढ़ती जाती है, लेकिन वो संपत्ति टैक्सेशन के दायरे में नहीं आती है। इस हाल फिलहाल में बजट से पहले ये 3-4 अलग अलग जगहों से भारत के सुपर रिच को लेकर जो बहस शुरू हुई है, वो शायद बहस बजट में किसी नतीजे तक पहुंचेगी और सरकार इस संदर्भ में कोई प्रावधान जरूर करेगी, ऐसा लगता है। हाल के दिनों में रिटेल महंगाई जरूर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर के नीचे आई है, लेकिन रिजर्व बैंक की तरफ से महंगाई दर को लेकर अभी और भी प्रयास जारी रहेंगे। बैंक की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 तक रिटेल महंगाई को 4% पर लाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल दिसंबर के दौरान रिटेल महंगाई 5.72% पर दर्ज की गई है। बैंक की रिपोर्ट में साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में आरबीआई की तरफ से पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला बना रहेगा। सर, महंगाई को लेकर सबसे बड़ी चिंता क्या है आरबीआई की, और ढील देना क्यों नहीं चाहता वो? इस पर हम लोग लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने अपने लक्ष्य में बदलाव से इनकार कर दिया है। पहली चीज तो ये कि रिजर्व बैंक 4% के लक्ष्य को पालन करना चाहता है और महंगाई को 2024 तक 4% पर लाना चाहता है, जो लगभग बड़ा और मुश्किल टास्क है। तो अगर इससे हम संकेत निकालें तो फिलहाल अगले साल, अगले 12 महीनों में भारत में ब्याज दरों में किसी बड़ी कमी होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चिंता महंगाई में कोर महंगाई है, जो मूलभूत महंगाई है, जिसमें सब्जियों की कीमतों को आप बाहर निकाल देते हैं, और उस पर नियंत्रण का कोई भी इलाज फिलहाल रिजर्व बैंक की पॉलिसी की तरफ से असर नहीं कर रहा है। अब यहाँ बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं, बाजार में ऐसी ताकतें हैं जो रिजर्व बैंक के महंगाई नियंत्रण के कार्यक्रम के सामने चुनौती बन रहे हैं। जैसे हमने देखा कि हाल के हफ्तों में कमोडिटीज़ की कीमतों में फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई। कच्चे तेल की कीमतें फिर $83-84 पर बैरल से ऊपर चली गई। कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का अगला दौर शुरू कर दिया। तो जब तक शुभम भारत की महंगाई के भीतर थोक महंगाई कम नहीं होगी, थोक महंगाई में भी जो कोर महंगाई नहीं होगी, तब तक रिजर्व बैंक को अपने महंगाई के लक्ष्य को हासिल करने में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सर, इस रिपोर्ट में ग्रोथ को लेकर, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं। रिजर्व बैंक ने 2 और महत्वपूर्ण बातें कही। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगले साल यानी 23-24 के वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर गिरेगी, इस बात की पूरी संभावना है उसका। और रिजर्व बैंक का यह भी मानना है कि शायद 2024 में भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट में, चालू खाते के घाटे में थोड़ा सुधार दिखाई देगा। उसकी 2 बड़ी वजह है कि उम्मीद है कि अगले 6 महीनों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड गतिविधियां बेहतर होंगी और भारत के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। और दूसरी एक और चीज़ है जो हिडन है, जो स्पष्ट रूप से नहीं कही गई, कि जब भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट आएगी तो इंपोर्ट्स में भी थोड़ी कमी आएगी, जिसका असर हमें चालू खाते के घाटे में कमी के तौर पर दिखाई देगा। चालू खाते का घाटा भारत में विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी का अंतर बताता है।
चलिए अब करते हैं तिमाही नतीजों का विश्लेषण। कल 2 बड़े नतीजे आए, क्या छिपा है इनके भीतर, देखते हैं। पहला नतीजा आया देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का। गुरुवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए कंपनी ने। नतीजे घोषित करते समय कंपनी की तरफ से कहा गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुस्ती बॉटम आउट होती नजर आ रही है, मतलब कि खत्म होती नजर आ रही है। अब यहां से चीजें वापस हो सकती हैं। महंगाई को लेकर सबसे खराब दौर बीत चुका है, यह भी कंपनी की तरफ से कहा गया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव मेहता का कहना है कि महंगाई में और कमी आती है तो भविष्य में कंपनी की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दिसंबर तिमाही के दौरान एचयूएल का शुद्ध लाभ करीब 12% बढ़कर 2505 करोड़ रुपए हुआ और 16% की बढ़ोतरी कंपनी की बिक्री में दिखी, जो 15,000 करोड़ करीब पहुंच गई है। सर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर एचयूएल के नतीजे क्या कहते हैं? एचयूएल ने दिसंबर क्वार्टर में इससे पिछले की तिमाही के मुकाबले कुछ थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि अभी अगर आप नतीजों को भीतर से खोल कर देखें, निवेश की दृष्टि से, स्टॉक इन्वेस्टर्स की दृष्टि से, तो हमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखती हैं शुभम। एक तो जो वैल्यू ग्रोथ है ग्रामीण बाजारों में वो अभी नकारात्मक है, निगेटिव बनी हुई, और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो -13% है। यानी अभी भी जितनी मात्रा में ग्रामीण इलाकों में एचयूएल के उत्पाद बिकने चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बिक रहे हैं। वैल्यू के आधार पर थोड़ी सी बेहतरी दिखाई देती है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जनवरी वाला जो क्वार्टर है, यानी जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर है, उसमें हम वॉल्यूम ग्रोथ में भी, यानी ज़्यादा माल बिकने की ग्रामीण बाजारों में संभावना दिखाई देती है। पूरा साल 2021 का साल कंपनी के लिए ग्रामीण बाजारों में स्ट्रेस का और चुनौती का साल रहा है, और हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी के लिए भारत के ग्रामीण बाजार ही सबसे बड़ी मांग का स्रोत है। सर, एचयूएल ने अपनी पेरेंट कंपनी का रॉयल्टी पेमेंट भी बढ़ाया है, इसका क्या असर होगा नतीजों पर? ये बड़ा निर्णय है, और ये निर्णय निवेशकों की दृष्टि से इसका असर हमको कंपनी के नतीजों पर, मुनाफे पर भी दिखाई दिया। हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर कंपनी को, जो कि विदेश की कंपनी है, उसे अब अपने बहुत सारे उत्पादों पर रॉयल्टी देती है, और एक समझौता दोनों देश की कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच हुआ था। उसके हिसाब से यूनिलीवर की फीस अब टर्नओवर की 3.45% होगी, जो पहले 2.65% थी, और ये काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी है यूनिलीवर को मिलने वाली लाइसेंस फीस या रॉयल्टी में। और इसके कारण कंपनी की बैलेंस शीट पर उसका दबाव बनेगा, क्योंकि भुगतान यूनिलीवर को भेजा जाएगा। कंपनी का कहना है कि अगले 3 साल के भीतर क्रमबद्ध रूप से ये इस भुगतान में बढ़ोतरी को लागू किया जाएगा। यानी अगर आप हिंदुस्तान लीवर के निवेशक हैं, अगर स्टॉक निवेश करते हैं, तो वे मान के चलिए कि कंपनी की बैलेंस शीट पर इस रॉयल्टी पेमेंट का दबाव हमें आने वाले समय में अगले 3 साल तक दिखाई देता रहेगा। और इसलिए अगर हिंदुस्तान लीवर को मांग में, डिमांड में बढ़ोतरी नहीं मिलती है, तो कंपनी के नतीजे दबाव में रहेंगे। बाजार को शायद कंपनी के नतीजे पसंद नहीं आए। आज शेयर करीब 4% तक टूट गया, 2548 रुपए पर बंद हुआ है। एक और कंपनी के नतीजे आए, देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट के। दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए कंपनी ने। कंपनी की तरफ से कहा गया कि मानसून सीजन आगे बढ़ने की वजह से अक्टूबर के दौरान कंपनी की बिक्री पर असर पड़ा है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के दौरान बिक्री में ग्रोथ दर्ज की गई है। दिसंबर तिमाही में एशियन पेंट के प्रॉफिट में 5.6% की बढ़ोतरी हुई है। कुल मुनाफा 1072 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। हालांकि बिक्री में सिर्फ 1.3% की ग्रोथ दर्ज की गई है। सर, कंपनी के नतीजों के बाद स्टॉक को लेकर किस तरीके का रुख बन रहा है? यहाँ भी वही कहानी है जो हमको हिंदुस्तान लीवर के बारे में दिखाई देती है। वैसे एशियन पेंट्स बाजार की लीडर कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, भारत में सबसे सुरक्षित निवेश के स्टॉक्स के तौर पर देखी जाती है। पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के आधार पर, तिमाही आधार पर कंपनी के नतीजों को देखें, तो डोमेस्टिक जो पेंट्स का बिजनेस था वो बिल्कुल फ्लैट रही, ग्रोथ उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी, और इसीलिए कंपनी का शुद्ध मुनाफा केवल 5.6% बढ़ा है। और यही वजह है, जैसा शुभम ने पूछा, कि कंपनी के स्टॉक को लेकर बहुत उत्साहवर्धक टिप्पणियां या संकेत नहीं आए। ज़्यादातर लोगों का यह मानना था, विशेषज्ञों का, ब्रोकरेज का मानना था कि इसके स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है, या चाहें तो इसे थोड़े समय के लिए इसमें निवेश को रोका भी जा सकता है। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि स्टॉक मजबूत है, पर इसमें नई खरीद की गुंजाइश अभी नहीं दिखाई देती। और यहाँ हमें 2 महत्वपूर्ण संकेत देखने होंगे। हमने इन दोनों रिजल्ट्स को इस बार मनी सेंट्रल में इसलिए शामिल किया, उसकी वजह ये कि एक रिजल्ट भारत की आम बाजार की खपत के बारे में बताता है, और दूसरा एक और महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन सेक्टर का फ्लैग बेरर रिजल्ट है। यानी इन दोनों कंपनियों के लिए और इन दोनों बाजारों के लिए जनवरी फरवरी मार्च की तिमाही बेहद महत्वपूर्ण होने वाली। इस तिमाही के नतीजों के आधार पर ही अगले साल इनके स्टॉक्स के और इनमें निवेश के रुख शायद स्पष्ट हो पाएंगे। आज एशियन पेंट का भी शेयर 3% टूटकर बंद हुआ शुक्रवार के कारोबार में।
मेटल और माइनिंग कंपनी वेदांत ने जिंक का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार हिंदुस्तान जिंक को बेचने का फैसला किया है। गुरुवार को कंपनी के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। 298 करोड़ डॉलर में जिंक का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार बेचने का फैसला किया गया है। इस बीच गुरुवार को हिंदुस्तान जिंक ने दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए और कंपनी के मुनाफे में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। सर, क्यों बेच रहा है वेदांत अपना इंटरनेशनल कारोबार? अनिल अग्रवाल ग्रुप का वेदांत समूह कर्ज में है और कर्ज के कारण उसने हिंदुस्तान जिंक की एसेट्स को बेचने की तैयारी शुरू की। वेदांता ग्रुप इस कंपनी में 64.92% की हिस्सेदारी रखता है। जिन एसेट्स की बिक्री की जा रही है उसमें हिंदुस्तान जिंक की THL मॉरिशस कंपनी है, जहां पर इसके अलावा ब्लैक माउंटेन माइनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड साउथ अफ्रीका की है, और हिंदुस्तान जिंक की जो नामीबिया होल्डिंग्स है इनकी हिस्सेदारी बेची जा रही है। और इस खबर ने भी बाजार को काफ़ी चौंकाया और सरप्राइज किया। हालांकि वेदांता समूह के ऊपर कर्ज काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस बात की बाजार को उम्मीद नहीं थी कि अब हिंदुस्तान जिंक की अंतर्राष्ट्रीय माइनिंग एसेट्स को बेचने की स्थिति आ जाएगी। लेकिन वेदांता समूह ने इसका ऐलान किया और इसके जरिए करीब 2,981 मिलियन डॉलर के आसपास की राशि जुटाई जाएगी। बाजार खुश नहीं है इस खबर से भी। 7-6.5% टूट गया आज हिंदुस्तान जिंक का शेयर, 353 रुपए पर बंद हुआ। अब दिन की सबसे बड़ी खबर। देश का प्रमुख औद्योगिक समूह अदानी ग्रुप अब पानी के कारोबार में एंट्री लेने जा रहा है। बुधवार को कंपनी की तरफ से ये जानकारी दी गई। कंपनी की तरफ से बताया गया कि पानी का कारोबार उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस का मुख्य हिस्सा होगा। अदानी ग्रुप की तरफ से गुरुवार को यह भी कहा गया कि 2026 से 2029 के दौरान उसके सभी कारोबार स्वतंत्र लिस्टिंग के स्तर पर पहुंच जाएंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 2026 से 2029 के दौरान ग्रुप की तरफ से कई कंपनियों को लिस्ट कराया जा सकता है। सर, किस तरीके के पानी के कारोबार में उतरने की योजना है ग्रुप की? पिछले 3-4 दिनों से अडानी समूह के बारे में हमारे सामने नई सूचनाएं आ रही। जब से अडानी समूह का FPO आया उसके बाद पहली बार कुछ बड़े विस्तार की घोषणा हो रही है। लेकिन अभी तक पिछले 1 साल से हम अडानी समूह को अधिग्रहण की प्रक्रियाओं में ही आगे बढ़ता देख रहे हैं और देख रहे थे कि अलग अलग कंपनियों में, पावर सेक्टर में और सीमेंट में अधिग्रहण कर रहे थे। पानी के कारोबार में उतरना अडानी की तरफ से एक बड़ी घोषणा हो सकती है। अडानी समूह की तरफ से जो संकेत मिले हैं, चूंकि अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सक्रिय है और सड़क, पुल और रेलवे जैसी तमाम परियोजनाओं में निवेश कर रहा है, इसी क्रम में, हालांकि बहुत विस्तृत ब्यौरा अडानी समूह की तरफ से नहीं दिया गया, पर जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से पानी की प्योरिफिकेशन, पानी के ट्रीटमेंट और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में अडानी समूह उतरना चाहता है। अब ये इसके साथ ही भारत में वाटर कारोबार का एक नया दौर शुरू होगा, जिसमें कि पानी की बिक्री, पानी की सफाई और पानी के मैनेजमेंट को लेकर नए अवसर मिलना शुरू हो रहे हैं। ये अडानी समूह की तरफ से एक बड़ी बेट होने वाली है। किस तरह से ये प्रोजेक्ट सामने आएगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इसकी जानकारी का इंतजार हमें भी रहेगा। सर, टेलीकॉम कारोबार में उतरने का मन नहीं बना रहा है ग्रुप, इसे आप कैसे देखते हैं? अडानी समूह ने यह बात भी स्पष्ट की कि वो टेलीकॉम सेक्टर में, हालांकि उन्होंने 5G के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन फिलहाल कंपनी टेलीकॉम नेटवर्क में बड़ा निवेश करने के में इच्छुक नहीं दिख रही है। हालांकि अभी बहुत स्पष्ट नहीं कि इसका कारण क्या है, लेकिन जिस तरह से 5G नेटवर्क के लाइसेंस लिए गए थे और कंपनी ने ये प्लान किया था कि वो इंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में, यानी बड़ी कंपनियों को 5G डेटा सर्विसेज देने में आगे आएगी, उस लिहाज से अडानी समूह की योजनाओं को लेकर काफ़ी रोमांच और काफ़ी उत्साह भी बाजार में बना था। सर, लिस्टिंग को लेकर भी बात की गई है कि 26 से 29 तक कई कंपनियां लिस्ट हो सकती हैं। कौन सी कंपनियां आपको लगता है? अडानी समूह में की कुछ कंपनियां बाजार में लिस्टेड हैं, लेकिन जिस बात के संकेत मिल रहे हैं शुभम साहब से, जो अडानी के जो नए बिजनेस उभर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एयरपोर्ट होल्डिंग्स में, इन जगहों पर शायद अडानी समूह अपने और बिजनेसेस को लिस्ट कराना चाहता है। और अब यहाँ से अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर हम लगातार इस समूह में कई सारे प्रमुख पुनर्गठन और गतिविधियां होती देखेंगे। अभी फिलहाल अडानी समूह की सीमित कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी का FPO बाजार में आया है। चलिए, अब घुसते हैं एक और दरवाजे के अंदर और देखते हैं आज झटपट खबरें कौन सी हैं।
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से यस बैंक में किए जा रहे एक निवेश की जांच कर रहा है। आरोप है कि 2016 से 2019 के दौरान इस निवेश में निवेशकों के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। उस समय निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड का नाम रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था और ये अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी थी। आरोप ये है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने यस बैंक के बीच ये डील हुई, दोनों कंपनियों के बीच ये डील हुई कि रिलायंस म्यूचुअल फंड की तरफ से यस बैंक के बॉन्ड खरीदे जाएंगे और बदले में यस बैंक अनिल अंबानी समूह को के कंपनियों में निवेश करेगा। अगली खबर सोने से जुड़ी है। सोने के इंपोर्ट पर आयात शुल्क बढ़ाकर सरकार ने भले ही आधिकारिक आयात शुल्क को कुछ कंट्रोल कर लिया हो, आयात को कुछ कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन इसकी वजह से देश में ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर खराब असर पड़ा है। एक्सपोर्ट घटने की वजह से वस्तु व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हो रही है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े देखें तो बीते दिसंबर के दौरान देश में गोल्ड इंपोर्ट में 75% की गिरावट आई है और सिर्फ 1.2 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट हुआ है। लेकिन गोल्ड इंपोर्ट घटने की वजह से दिसंबर के दौरान ज्वेलरी का एक्सपोर्ट 15% से ज़्यादा घटा है। दिसंबर में 2.5 अरब डॉलर के ज्वेलरी एक्सपोर्ट हुआ है देश से। डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे अब देश में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली निजी फिनटेक कंपनी बन गई है। कंपनी ने हाल में 12 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर 35 करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई है। दिसंबर 2020 में फोनपे की वैल्यूएशन 5.5 अरब डॉलर आंकी गई थी, जब कंपनी को वॉलमार्ट से 70 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। एक और खबर नेटफ्लिक्स से जुड़ी। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने घोषणा की है कि 2022 के दौरान दुनिया भर में उसके सब्सक्राइबर का आंकड़ा 23 करोड़ के पार पहुंच गया है। कंपनी को 2022 में जितने सब्सक्राइबर मिलने का अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं, ग्राहक मिले हैं। हालांकि सब्सक्राइबर की ग्रोथ के बावजूद कंपनी के को फाउंडर रीड हास्टिंग ने सीईओ के पद को छोड़ दिया है। सर, कोई टिप्पणी झटपट आपकी इन खबरों पर? दो महत्वपूर्ण खबरें झटपट के सेगमेंट में। पहला सोने को लेकर है। सोने के निर्यात आयात पर ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने किस्म का कोलेटरल डैमेज किया है, जिसको कि हम डिफेंस की भाषा से इस्तेमाल करते हैं। आयात भारत में विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव रोकने के लिए सरकार ने सोने का आयात महंगा किया, आयात गिरा और उसके साथ सोने की ज्वेलरी का निर्यात भी गिर गया। यानी जितना फायदा सरकार ने आयात महंगा करके हासिल किया था, उतना ही नुकसान निर्यात के मोर्चे पर हो गया। नेटफ्लिक्स के मोर्चे से दिलचस्प खबर आ रही है। नेटफ्लिक्स के अधिकारी के इस्तीफे की तो खबर रही, लंबे समय बाद नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ तेजी से बढ़ी है। यानी ये कंपनी के लिए एक बेहतर खबर है, क्योंकि पिछले पूरे साल माना जा रहा था कि जो बढ़ोतरी कोविड के दौरान नेटफ्लिक्स को मिली थी, वो कोविड का जो बम्प था वो खत्म हो गया और अब कंपनी दिक्कत में है। और भारतीय लोगों के लिए नेटफ्लिक्स की तरफ से एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि नेटफ्लिक्स शायद इस साल के अंत तक भारत में और दुनिया के अन्य बाजारों में पासवर्ड शेयरिंग सर्विस लागू कर देगी, क्योंकि भारत में बहुत जगह और दुनिया के कई सारे देशों में लोग एक पासवर्ड को कई लोगों को शेयर करते हैं। और इससे पिछली बार नेटफ्लिक्स ने जब नतीजे खराब आए थे तो नेटफ्लिक्स ने माना था कि उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एक कनेक्शन को 3-4 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसे रोकने के लिए कंपनी एक सिस्टम ला रही है जिसमें कि वो पासवर्ड शेयर किया जा सकता है और उस पासवर्ड शेयरिंग की फीस कुछ होगी। ये नया फीचर जो नेटफ्लिक्स में आने वाला है, इस पर बाजार की निगाहें रहेंगी। लेकिन नेटफ्लिक्स के स्टॉक में भी हमने रिकवरी देखी और नेटफ्लिक्स के कारोबार में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी दुनिया के बाजार में दिखाई दी है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर। रुकिए, ठहरिए, अगली मुलाकात आपसे सोमवार को मनी सेंटर में होगी, लेकिन उससे पहले रविवार को लेकर आएंगे हम इकोनॉमिकम। सर, क्या खास है वहाँ? इस बार का इकोनॉमिकम आपको भारतीय कॉर्पोरेट जगत के और भारतीय अर्थव्यवस्था के उस अंधेरे कोने की तरफ ले चलेगा जिस पर हम आमतौर पर चर्चा नहीं करते और चर्चा करने से बचते हैं, भारतीय बाजार में बढ़ती मोनोपोलीज के तौर पर। संदर्भ यह है कि आप अंततः चाहते ना चाहते सरकार की संसदीय समिति को भी और संसद को भी मानना पड़ा कि भारत के डिजिटल क्षेत्र में मोनोपोलीज बन रही हैं और उन्हें रोकने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। तो बात जब निकली है तो फिर दूर तक जानी चाहिए। बात केवल गूगल की मोनोपोली की ही क्यों हो, क्यों ना हमें समझने की कोशिश करें कि भारतीय बाजार दुनिया में सबसे जिद्दी जटिल मोनोपोलीज का सबसे बड़ा बाजार हो चुका है, जहां अब कंपनियां केवल कीमतें ही कंट्रोल नहीं करती, रोजगार के अवसर भी कंट्रोल कर रही हैं। हम आपको यात्रा कराएंगे भारतीय बाजार में बढ़ते मोनोपोली की चुनौती से, और समझने की कोशिश करिए कि भारतीय बाजार में आ रहे एकाधिकार हमारे लिए कितनी बड़ी, आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। और अगर आप ये एकाधिकार का पूरा बाजार समझना चाहते हैं तो आपको मनी 9 का ऐप जरूर डाउनलोड करना होगा, क्योंकि ये इकोनॉमिकम सिर्फ मोबाइल ऐप पर मिलेगा और एक हफ्ते बाद ये यूट्यूब पर आता है। तो आप एक हफ्ते का इंतजार क्यों करें, मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए, अब अंतिम पड़ाव है अरमानों की चिट्ठियों का। आज एक निर्यातक ने चिट्ठी लिखी है वित्त मंत्री को। निर्यातक बड़ा उदास है, निराश है। वो कह रहा है कि उसको बहुत सारे फैसलों का बुरा असर पड़ा। क्या है उसके अरमान, इस बजट से आप भी सुनिए। डाकिया आया, डाकिया आया।
देश के कोने कोने से लोग भेज रहे हैं वित्त मंत्री के नाम चिट्ठियाँ, अरमानों की चिट्ठियाँ। एक ऐसी ही चिट्ठी आज फिर आई है हमारे पास। और ये चिट्ठी किसने भेजी है, क्या लिखा है इस चिट्ठी में, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है ये चिट्ठी और इसे लिखा है सुभाष मित्तल ने। क्या कहते हैं सुभाष, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम सुभाष मित्तल है। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी से गेहूं और चावल के निर्यात का कारोबार करता हूं मैं। मेरा तो सारा बजट ही चौपट हो गया। नए साल में भी नए जैसा कुछ नहीं। शायद आप मेरी उम्मीद और अरमान समझ सकें। वित्त मंत्री जी, कोविड के बाद जैसे तैसे कारोबार पटरी पर लौटा था। पिछले साल मुझे गेहूं और चावल निर्यात के अच्छे ऑर्डर मिल रहे थे। कारोबार और बढ़ेगा ऐसी उम्मीद उस समय जगी जब प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर में अनाज एक्सपोर्ट करने की बात की। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी के इस बयान के बाद मैंने अपने सभी कर्मचारियों को कुछ बोनस दिया था। कोविड के सालों में कुछ दे नहीं पाया था, तब तो तनख्वाह ही बड़ी मुश्किल से निकल पाई थी। लेकिन इस खुशी की उम्र बहुत छोटी थी। 1 महीने बाद ही आपके मंत्रालय की तरफ से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध का फरमान आ गया। मुझे याद है उस समय गेहूं एक्सपोर्ट के कई सौदों पर हमारी बात चल रही थी, लेकिन सरकार के निर्देश के बाद वो सारी डील रद्द करनी पड़ी जो फाइनल नहीं हुई थी। फिर उसके बाद चावल के निर्यात पर सख्ती हो गई। हमारा कारोबार ही बैठ गया। मैडम, क्या आपको पता है कि निर्यात में भी छोटे और बड़े का फ़र्क है? जैसे बड़े उद्योग सरकारी सुविधाओं की मलाई खा जाते हैं और निर्यात के लिए मिलने वाली सहूलियतें भी हम तक नहीं आती। हर जगह तो रिश्वत मांगी जाती है। मैडम, निर्यात के लिए माल जुटाने में पूंजी फंसानी पड़ती है। सोचा तो था कि अब अनाज के अलावा किसी और एक्सपोर्ट में हाथ आजमाऊंगा। कारोबार बढ़ाए बिना काम नहीं चलता, लेकिन यहाँ तो खर्चों में कटौती की नौबत आ गई है। बच्चों जैसे कर्मचारियों को नौकरी से निकालना कौन चाहता है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। वित्त मंत्री जी, आप तो कहती हैं कि राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन देना चाहिए। यहाँ तो राज्य सरकारें कुछ सुनती ही नहीं। आपकी सरकारें बड़ी कंपनियों के आगे देखती ही नहीं। मैडम, कुछ सामान के निर्यातों को छोटे निर्यातकों के लिए रिजर्व नहीं किया जा सकता क्या? पाबंदियों से हमें छूट नहीं मिल सकती क्या? रियायत स्कीमों को हमसे पूछकर बनाया जाए तो उनका असर भी होगा। कम से कम इतना तो कर ही दीजिए। हम लोग देश के लिए विदेशी मुद्रा लाना चाहते हैं। वित्त मंत्री जी, मेरी सुनिएगा ज़रूर। आपका सुभाष मित्तल, एक निर्यातक।